SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamu alaikum, and welcome to the class number 52 of SEER Foundation's Special Education Preparatory Course. और आज की इस क्लास में हम असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन सब्जेक्ट, जिसको हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक्स पढ़े थे। असेसमेंट, एवेल्यूएशन, मेजरमेंट क्या होती है, उनका कंपैरिजन और कुछ दूसरी ज़रूरी चीज़ें पढ़ी थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन के सब्जेक्ट के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम बेसिकली 3 अहम चीज़ों पे बात करेंगे। पहला कि ये कि जो असेसमेंट की मेजर टाइप्स हैं वो क्या हैं, असेसमेंट किन अक़साम की होती है, और दूसरा ये हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल टेस्ट या ट्रेडिशनल असेसमेंट के अलावा अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ असेसमेंट कौन से होते हैं, और तीसरा हम ये देखेंगे कि स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है अडेप्टेशन का या मॉडिफिकेशन का, वो असेसमेंट के अंदर कैसे अप्लाई होता है, और असेसमेंट के अंदर हम कैसे अडेप्टेशंस करके असेसमेंट को एक्सेसिबल बनाते हैं फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। अच्छा जी, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हिस्सा है हमारे लेक्चर का टाइप्स ऑफ असेसमेंट बाय टाइमिंग और फंक्शन। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आपको यूँ समझना पड़ेगा कि हमने असेसमेंट को डिफरेंट टाइप्स में क्यों डिवाइड किया। वो इसलिए किया क्योंकि जब भी असेसमेंट होती है तो उसका एक वक्त होता है जिस वक्त पे वो हो रही होती है, और एक उसका पर्पस होता है, मकसद होता है। तो ये दो चीज़ें मिल के डिसाइड करती हैं कि ये असेसमेंट की कौन सी टाइप है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक असेसमेंट हो रही है जो कि बच्चे की प्री स्कूलिंग हो रही है, यानी स्कूल से पहले की असेसमेंट हो रही है, तो उसका जो एक टाइम होगा वो प्री स्कूल होगा, और उसका जो पर्पस होगा वो ये होगा कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को, प्रायर नॉलेज को चेक करना और देखना कि बच्चा कहाँ फॉल कर रहा है। ये एक टाइप होगी असेसमेंट की, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी टाइप है। और ये हमारे पास दो वक्त भी आ गया और पर्पस भी आ गया कि वक्त है प्री स्कूल, बिफोर स्कूल, और जो पर्पस है हमारा वो ये है कि हमने बच्चे के नॉलेज को चेक करना है। अब हमने देखा कि असेसमेंट के टाइप्स इसलिए मुख्तलिफ हैं, या इसलिए हमने उनको टाइप्स में डिवाइड किया क्योंकि हर असेसमेंट का मुख्तलिफ पर्पस होता है और मुख्तलिफ वक्त होता है। ठीक है, इसी को आगे हम डिटेल में देखेंगे, हर टाइप को देखेंगे असेसमेंट की, और उसके साथ साथ देखेंगे कि उसका मकसद और वक्त क्या होता है। 5 टाइप्स हैं असेसमेंट की, और उनमें से पहली है प्लेसमेंट असेसमेंट। ठीक है, ये एडमिशन टेस्ट की तरह होती है, यानी जब बच्चा बिल्कुल फ्रेश स्कूल में आता है और जब उसका एक कोर्स स्टार्ट होने लगता है, उसकी क्लास स्टार्ट होने जा रही होती है, उसका तालीमी साल शुरू होने लगता है, तो उससे पहले ये असेसमेंट की जाती है, जिसको कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। अब हमने देख लिया कि किस टाइम पे होती है, यानी जब बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है, और इसका पर्पस क्या है कि उसका पिछला नॉलेज कितना है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, और जो क्लास उसके लिए डिमांड की जा रही है उसके पेरेंट्स की तरफ से कि इस क्लास में हमारे बच्चे को बिठाया जाए, क्या उस पर वो पूरा भी उतरता है या नहीं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कि एडमिशन टेस्ट जैसे स्कूल्स में होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, तो चेक किया जाता है कि बच्चा जो ग्रेड है, फॉर एग्जांपल उसको ग्रेड 5 में उसका एडमिशन अप्लाई किया गया, तो क्या ग्रेड 5 के काबिल है या उसको 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड में प्लेस करना चाहिए अनटिल के वो अपने आप को प्रूव कर दे। दूसरे हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक मेडिकल के टर्म से आया है, जैसे एक डॉक्टर जो है वो बीमारी को आइडेंटिफाई करता है, डायग्नोस करता है, इसी तरह से ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी होती है। अब टाइम क्या है, टाइम इसका कोई भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली वो तब होगी जब हमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, ये इसका टाइम क्या है, वो कोई भी ऐसा वक्त जब हमें लगे कि लर्नर जो है कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेंगे। और इसका जो पर्पज़ है वो क्या होगा कि अगर बच्चा किसी भी
हवाले से किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक, किसी भी स्पेसिफिक बुक के हवाले से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको लर्निंग में इश्यूज़ आ रहे हैं, वो बाकी बच्चों के साथ नहीं चल पा रहा, तो फिर हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करके ये मालूम करते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सल्यूशन ढूंढते हैं। उसके बाद एक बच्चा है जिस बाकी सब्जेक्ट में जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स में वो बिल्कुल ही फेल हो जाता है, तो फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट के थ्रू हम ये देखेंगे कि क्या उसकी बेसिक्स जो हैं वो क्लियर नहीं हैं, क्या उसको बेसिक प्लस माइनस या काउंटिंग वगैरह भी नहीं आती, या फिर उसको कोई डिस्कलकुलिया जैसा कोई डिसऑर्डर है। डिस्कलकुलिया जो होता है, इसके अंदर बच्चे को हमेशा नंबर्स को परसीव करने में, प्लस माइनस जोड़ तोड़ करने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो क्या इस तरह का कोई इसके साथ डिसऑर्डर या डिसलेक्सिया, इसको मैथमेटिकल डिसलेक्सिया भी कहते हैं डिस्कलकुलिया को, तो क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को डायग्नोज करने के लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट यूज़ की जाती है। तीसरा हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये वो असेसमेंट है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग होती है, दौरान तदरीस होती है ये, ठीक है। इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि बच्चे को फीडबैक देते रहना, कंटिन्यूसली उसको फीडबैक देना कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और इसको किन किन चीज़ों पे इम्प्रूव करना चाहिए। और ये फ़ैसला कुन नहीं होती है असेसमेंट, बल्कि ये एक फ़ीडबैक के तौर पे होती है, और यहाँ पे गलती सुधारने का मौका होता है, इम्प्रूव करने का मौका होता है। इसकी एग्जांपल्स में वही है कि क्लास में क्विज़ लेना, छोटे टेस्ट लेना, क्वेश्चन आंसर सेशंस, ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास सबमिटिव असेसमेंट। ये इंस्ट्रक्शंस के एंड पे होती है, यानी एंड ऑफ द ईयर होती है, तालीमी साल के आखिर में होती है, ये सेमेस्टर के एंड पे होती है। इसका जो पर्पज़ है वो यानी ये एक फ़ैसला कुन होती है, और इसका जो मकसद है वो पास या फेल का फ़ैसला करना, ग्रेड्स देना, सर्टिफिकेट्स देना, ठीक है। ये इसका मकसद होता है, यानी कंक्लूजन निकालना, ठीक है। ये एवेलुएशन का एक प्रोसेस, एवेलुएशन कहते हैं इसको मेजर टर्म्स में, जो इसकी ब्लैंकेट टर्म है। तो इस स्टेज पे हम बच्चे को फीडबैक, फाइनल फीडबैक देते हैं और उसको बताते हैं कि तुम पास हो, फेल हो, अब तुम्हें पूरा साल दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, एक क्लास पूरी, या जो भी एक सीन है। तो ये फाइनल होता है, फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, बोर्ड के पेपर, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। पाँचवें नंबर पे हमारे पास है बेंचमार्क असेसमेंट। ये फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट के दरमियान में फॉल करती है, ठीक है। ये साल में मुख्तलिफ़ औकात के वक्फे पे कुछ महीनों के गैप के बाद इसको परफॉर्म किया जाता है, अटैम्प्ट किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि बच्चे अपने बेंचमार्क्स को, अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर टीचर्स ने किस हद तक उनको सिलेबस पढ़ा दिया है, जो एक टारगेट था वो अचीव हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर हम सेमेस्टर का लें तो उसमें मिड टेस्ट होते हैं या मिड टर्म्स होते हैं, और मिड टर्म्स भी हालांकि वो नेसेसरी होते हैं, वो आपके मतलब फ़ैसला करते हैं, फाइनल्स के अंदर वो इंक्लूड होते हैं। लेकिन मिड टर्म्स या फिर इस तरह से जो बच्चों के दिसंबर टेस्ट होते हैं, या इसके अलावा काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जो कि जो तालीमी साल होता है उसके बिटवीन होते रहते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये बेंचमार्क असेसमेंट्स हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास सारे जो असेसमेंट के मेथड्स हैं, जो टाइप्स हैं असेसमेंट की, वो हमने पढ़ ली हैं। अब हमारा दूसरा हिस्सा है इस लेक्चर का, ऑल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं असेसमेंट लेने के, असेस करने के बच्चे को, लर्नर को, उसके अलावा ऐसे कौन से ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं जो ट्रेडिशनल से हटके हैं थोड़े से, और वो जो है बच्चे को कैसे हम उनके थ्रू असेस कर सकते हैं। पहला है जी हमारे पास ऑथेंटिक असेसमेंट। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को रियल टाइम में, रियल सिचुएशन के अंदर टेस्ट करना, यानी उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देना जिसका उसको रियल टाइम में सल्यूशन ढूंढना हो, लेकिन उसके बारे में उसके पास पहले से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे को बेसिक काउंटिंग आती है तो उसको आप प्लस माइनस करना सिखा सकते हैं। अगर प्लस माइनस उसको आता है तो उसकी एडवांस फॉर्म जो है उसका कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, ताकि वो रियल टाइम में उस क्वेश्चन को हल करके अपने प्रीवियस नॉलेज
का सबूत दे। दूसरा है जी हमारे पास परफॉर्मेंस असेसमेंट। ठीक है, ये इसमें ये होता है कि बच्चा काम करके दिखाता है, यानी इसमें प्रोडक्ट के साथ परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। यानी जिस चीज़ पे बच्चा काम कर रहा है, लर्नर काम कर रहा है, ना सिर्फ उसको बल्कि कैसे कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, कितना बुरा कर रहा है, तो ये सब भी देखा जाता है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि साइंस का कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट करना, या अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे लें तो अगर बच्चे को कंप्यूटर टाइपिंग सिखा रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि बच्चे को सिर्फ बता दिया कि लेटर्स कहाँ पे हैं, बल्कि ये भी इंश्योर करना होता है, मेक श्योर करना होता है कि उसकी फिंगर्स जो है वो सही जगह प्लेस्ड हैं या नहीं, और वो सही जो लेआउट है, जो एक तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका टाइपिंग करने का, वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तीसरा हमारे पास पोर्टफोलियो असेसमेंट। ठीक है, ये एक फ़ाइल या फोल्डर होता है, ये डिजिटल भी हो सकता है और यानी हार्ड फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है बच्चे की, जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं, जितने भी उसने अचीवमेंट्स की हैं, या जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उसने पार्ट लिया है, या को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप कह लें, तो उन सब का जितने भी उसकी अचीवमेंट्स होती हैं, अवार्ड्स होते हैं, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस अच्छी, जो सर्टिफिकेट्स, उसके जितने रिजल्ट्स वगैरह हैं, वो सब एक ही जगह होते हैं। वो वीडियोज़, ऑडियोज़, डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट। ठीक है, अब अगर हम एक ट्रेडिशनल किस्म का टेस्ट लें तो उसमें हम एक ही एस्पेक्ट को कवर कर सकते हैं लर्नर के, लेकिन पोर्टफोलियो असेसमेंट जो होती है, या पोर्टफोलियो जो होता है बच्चे का, वो एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा टूल होता है जिससे हम बच्चे की पूरी लाइफ को, इसके पूरे एकेडमिक करियर को देख सकते हैं एक ही दफ़ा में। चौथा है जो हमारे पास इंटरव्यू असेसमेंट। ठीक है, कभी कभी जो रिटन एग्ज़ाम्स जो हैं वो इनफ नहीं होते, तो इसमें फिर बच्चे के पेरेंट्स और बच्चे खुद से टीचर्स जो है वो इंटरव्यू की फॉर्म में असेस करते हैं, उनको असेसमेंट लेते हैं। और ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी होते हैं, यानी फॉर्मल, और अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, यानी इनफॉर्मल। जिसमें स्ट्रक्चर्ड में ये होता है कि प्री डिफाइंड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है उसमें जो क्वेश्चंस पहले लिखे हुए हैं या डिफ़ाइन किए हुए हैं, सिर्फ वही पूछे जाएंगे और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। और इनफॉर्मल या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस खुद से भी पूछे जा सकते हैं, सवाल से सवाल निकाला जा सकता है, जवाब से जवाब निकाला जा सकता है। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चा जब इंटरव्यू असेसमेंट करेगा, देगा, उसमें अपीयर होगा, तो वो अपने थॉट्स को, अपने जो नीड्स हैं, उसकी स्पेसिफिक नीड्स हैं डिसेबिलिटी के मुताबिक, वो उनको एक्सप्रेस करेगा। और जब वो एक्सप्रेस करेगा तो उसी के मुताबिक हम फिर उसकी एडेप्टेशंस, मॉडिफिकेशंस या आईईपी या ये सारे प्रोसेस को लेके चलेंगे। अच्छा जी, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं हमारा जो लेक्चर का तीसरा हिस्सा है, एडेप्टेशन इन टेस्टिंग फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या पर्सन विद स्पेशल नीड्स। तो इसमें हम देखेंगे कि जितने भी टाइप की असेसमेंट्स या टेस्ट वगैरह होते हैं, उनमें जो है एडेप्टेशंस कैसे की जा सकती हैं, कब होती हैं, कैसे होती हैं, ये सारा हम इस लेक्चर में देखेंगे। अच्छा जी, जब भी कोई बच्चा होता है स्पेशल एजुकेशन में, तो वो कुछ स्पेशल नीड्स के साथ आता है। वो नीड्स होती हैं उसके डिसेबिलिटी के मुताबिक। तो जब भी हम कोई स्टैंडर्डाइज तरीका इस्तेमाल करेंगे उस बच्चे के साथ, तो वो तरीका उसके साथ काम नहीं करेगा। यानी स्टैंडर्डाइज तरीका कोई भी टेस्ट लेने का, असेसमेंट लेने का, अगर हम उसके साथ भी वही इख्तियार करेंगे जो हम आम एक नॉन डिसेबल पर्सन के साथ या पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी के साथ इख्तियार करते हैं, तो वो तरीका जो है एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ वो काम नहीं करेगा, बल्कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और उसके लिए भी ये अनफेयर होगा। इसके लिए हम अडेप्टेशंस करते हैं। अच्छा, ये भी एक याद रखने वाली बात है कि अडेप्टेशन का मतलब अनफेयर एडवांटेज देना कभी भी नहीं होता, ना होना चाहिए। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड देना, यानी उसको बराबरी का मौका देना बाकियों के साथ compete करने के लिए। अडेप्टेशन को दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, अडेप्टेशन इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन और अडेप्टेशन इन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यानी अडेप्टेशन करनी है टेस्ट बनाते हुए। जब टेस्ट की फॉर्मेशन हो रही है, उसका प्रोसेस डिसाइड किया जा रहा है, तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है, तो उस वक्त
क्या हमें अडेप्टेशंस करनी है वो देखेंगे। तो ऐसा होता है कि जब टीचर टेस्ट बना रहा होता है तो उनको जो पर्सन विद स्पेशल नीड्स हैं उनका ख्याल रखना होता है और इस हवाले से अडेप्टेशंस करनी होती हैं। इसमें अडेप्टेशन कौन सी होती हैं और किस टाइप की होती है ये हम देखते हैं। अच्छा जी, पहली है फॉर्मेट अडेप्टेशंस। ठीक है, अगर बच्चा लो विजन है तो उसके लिए स्टैंडर्ड जो प्रिंट है वो काम नहीं करेगा। जो एक स्टैंडर्ड प्रिंट है या उसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो उस पर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए प्रिंट को चेंज किया जा सकता है, इनलार्ज किया जा सकता है, या पेज के बैकग्राउंड को या टेक्स्ट के कलर को चेंज किया जा सकता है। अच्छा, ब्रेल फॉर्मेट को भी यूज़ किया जा सकता है। अगर पर्सन टोटली इम्पेयर्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसके लिए ब्रेल फॉर्मेट का पेपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, लार्ज प्रिंट भी यूज़ किया जा सकता है लो विजन पर्सनस के लिए। ठीक है, 18 to 24 पीटी जो फॉन्ट का साइज़ होता है वो रख सकते हैं। ठीक है, एरियल या वर्डाना जो फॉन्ट होता है वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, यानी जो पेपर का कलर है वो वाइट होगा और टेक्स्ट ब्लैक होगा, या फिर पेपर ब्लैक होगा और टेक्स्ट वाइट होगा तो उसको ज़्यादा विजिबिलिटी उसकी क्लियर होगी। दूसरा हमारे पास कंटेंट एंड वर्डिंग। ठीक है, बाज़-औक़ात ये होता है कि बच्चा सवाल को समझ नहीं पाता उसकी वर्डिंग के, उसके ग्रामर के हिसाब से। मतलब ग्रामर तो ठीक है लेकिन वर्डिंग जो है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, इतनी आसान होनी चाहिए कि उसके लेवल के हिसाब से हो। या फिर अगर वो किसी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, जैसे फोकस करने में या समझने में उसको चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए ऐसी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा जल्दी समझ आए। ठीक है, अगर ऐसा कोई टेस्ट है जिसमें इंग्लिश में पेपर बनाना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चंस बनाना ज़रूरी नहीं, तो उसकी नेटिव लैंग्वेज में भी हम वो पेपर बना सकते हैं। ठीक है, उस पेपर पे जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको अटैम्प्ट करने के लिए जो प्रोसेस बताया होता है, उन हिदायत को, उस प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस को भी क्लियर होना चाहिए और ऐसी इंस्ट्रक्शंस हों जो कि अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन किया हो जिससे बच्चे को समझ आए। ठीक है, हम तीसरा हमारे पास पॉइंट है मॉडिफिकेशंस एंड क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगर कोई डायग्राम है या पिक्चर है उसके पेपर के अंदर, तो उसके लिए उसको बताना अपने राइटर को या फिर खुद अटैम्प्ट करना या उसको समझ पाना भी मुश्किल होगा। ठीक है, या तो फिर हम उसकी जगह फिर तस्वीर की डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, यानी जो भी इमेज होगी, डायग्राम होगा, उसको टेक्स्ट में डिस्क्राइब भी करेंगे साथ, या फिर उसी सेम क्वेश्चन को किसी बराबर के दूसरे मुश्किल क्वेश्चन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर किसी को जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि फोकस करने में प्रॉब्लम होती है और चीज़ों को परसीव करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर उनके लिए ऑप्शंस 4 होंगे तो उनके समझना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। उसी जगह अगर हम 3 ऑप्शंस रखें, अगर MCQ टेस्ट है तो उसके लिए बेटर हो सकता है। अब हम दूसरा देखते हैं, अडेप्टेशन इन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी टेस्ट को लेते हुए क्या अडेप्टेशंस की जा सकती हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि अब टेस्ट तो बना लिया, अब टेस्ट लेते हुए जब टेस्ट हो रहा होगा तो उस वक्त हम इन्वायरमेंट के अंदर, यानी माहौल कैसा होना चाहिए और उसका तरीका क्या होना चाहिए, उस प्रोसेस को कैसे लेके चलना है उसको डिसाइड करते हैं। पहला है हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, अब हम पता ही है सारे सबको कि जब हम राइटर के साथ पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो पहले हम क्वेश्चन सुनते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर अपनी वर्डिंग में बताते हैं राइटर को, फिर वो लिखता है, तो इस सिलसिले में टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, यूजुअली 1.5x यानी 1.5 गुना 1 घंटे के पीछे 15 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, राइटर दिया जा सकता है उसको, बच्चे को, और रीडर भी दिया जा सकता है। अगर वो खुद लिख सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता तो उसके लिए रीडर भी दिया जा सकता है। ठीक है, एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, इसमें सेपरेट रूम्स हो सकता है कि बच्चे को सेपरेट रूम्स दिए जाएँ ताकि दूसरे भी डिस्टर्ब ना हो। अगर कोई राइटर को लिखवा रहा है और उसकी भी आवाज़ जा रही है तो दूसरों को अनफेयर एडवांटेज भी हो सकता है और डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, तो उसके लिए सेपरेट रूम हो सकता है। ठीक है, लाइटिंग को एडजस्ट इस तरह से किया जा सकता है कि लो विजन पर्सनस को हेल्प हो पढ़ने में, अच्छी तरह से उस टेक्स्ट को पढ़ने में रीडेबिलिटी उनकी बढ़ जाए। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है वो नॉइज़ फ्री होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं ऑटिज़म से सफ़र कर रहे होते हैं बच्चे, या फिर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको
शोर शराबे में ज़्यादा फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो जो है नॉइज़ फ्री इन्वायरमेंट हो उनके लिए, ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी असेसमेंट को अटैम्प्ट कर सकें। अच्छा जी, लास्ट है हमारे पास टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अडेप्टेशंस में यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है असेसमेंट प्रोसेस के अंदर, जिसमें आपके अगर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है तो जॉज, NVDA, स्क्रीन रीडर के थ्रू कंप्यूटर के अंदर ही पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ राइटर और रीडर, ठीक है। और अगर थोड़ा पीछे चले जाएं तो ऑडियो रिकॉर्डर्स या ऑडियो टेप रिकॉर्डर्स बहुत आम थे, तो अगर किसी को कंप्यूटर नहीं आता तो उसके लिए उसके आंसर्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है रिकॉर्डर के थ्रू। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो टाइप्स ऑफ असेसमेंट हैं उनको भी डिटेल से देखा, और इसके अलावा अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ असेसमेंट को भी तफसील से देखा है। और हमने ये भी जाना है कि 2 किस्म की अडेप्टेशंस क्या होती हैं, टेस्ट बनाते हुए और टेस्ट लेते हुए, और इनमें कौन कौन सी अडेप्टेशंस हम कर सकते हैं एज ए टीचर। तो ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ आई होगी। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।